हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ ऑल अबाउट द पब्लिक फैसिलिटीज़, ठीक है। और अपना जो ये 10th का जो वीडियो सीरीज चल रहा है उसमें अपना जो सेकंड वाला पार्ट देखा था, हम उसमें नेशनल इनकम के बारे में हमने डील किया था। और ये भी कि हम किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं या फिर किस तरीके से उनको जो है मेजर करते हैं या फिर एक दूसरे से उन दोनों को कैसे कंपेयर करते हैं। उसी तरीके से हमने विद इन अ कंट्री हमने स्टेट्स को देखा था कि हम स्टेट्स को कैसे कंपेयर किया था, है ना, कैसे करते हैं उसको। लास्ट में हमने देखा था कि अपन महाराष्ट्र का और केरला का एग्जाम्पल ले रहे थे। वहां पर हमने देखा था कि हर एक इंडिविजुअल की जो इनकम थी, एवरेज इंडिविजुअल की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में इनकम जो थी उनकी ज्यादा थी कंपैरेटिवली टू द केरला। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं केरला की बात करूं तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वहां का वो कैसा था, लो था कंपैरेटिवली टू दैट ऑफ द महाराष्ट्र। तो हम ये बोल रहे थे कि केवल और केवल हम इनकम के बेसिस में हम नहीं कंपेयर कर सकते, वी नीड द अदर फैक्टर्स ऑल्सो, ठीक है। डिटेल में वो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है आप जाकर के उसको जो है एक्सेस कर सकते हो या फिर आपको आई कार्ड पे देख सकते हो, ठीक है। नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे। पहला है, इसका जो पहला टॉपिक है आज का वो है आपका पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज में चैप्टर का आपका जो स्टार्टिंग एक्चुअली मतलब ये जो सीरीज आप स्टार्ट कर रहे हैं या फिर टॉपिक का स्टार्ट इस तरीके से होता है कि हमने देखा था कि पहले कि किस तरीके से महाराष्ट्र को जो एवरेज इंसान है, कोई एवरेज पर्सन जो है उसकी किस तरीके से एवरेज इनकम जो है केरला के लोगों से उसकी ज्यादा है। लेकिन कई एरियाज में जैसे हमने देखा था कि महाराष्ट्र बहुत सारे एरियाज में उसको लैग करता है बिहाइंड दैट ऑफ द केरला। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रीजन ये है कि वट एवर द मनी वी आर having, it means the money in your pocket cannot buy all the goods and the services that you need to live a well life। मतलब ये है कि आपके पास जो भी पैसे हैं, इससे मतलब ये नहीं है कि आप उस पैसों से आप चाहे जो कुछ खरीद सकते हो, आप उससे खुशियां नहीं खरीद सकते हो, राइट। काफी सारी चीजें जो है आप नहीं खरीद सकते हो, केवल और केवल फिजिकल कंफर्ट जो टाइप ऑफ थिंग्स हैं आप केवल उनको परचेस कर सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इनकम होती है वो जो खुद की बात करें, जो आपकी इनकम है वो कंप्लीटली एक एडुकेट इंडिकेटर नहीं है एक मटेरियल गुड्स का या फिर सर्विसेज का जो कोई भी सिचुएशन जो है दैट इज एबल टू यूज। इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसों से एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते हो, या फिर कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन नॉट अश्योर बेसिकली एक अनअडल्टरेटेड मेडिसिन, मतलब कि जब तक कम्युनिटी को पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं होता है तब तक। सपोज करो अभी अपन ने कोरोना वायरस को फेस किया था, राइट। तो वहां पर हमने क्या देखा कि पूरी कम्युनिटी जब तक कंट्रीब्यूट नहीं करती है तो बड़े बड़े लोग कितने हो, मतलब कितने रिच इंसान हो, उन लोग कुछ नहीं कर सकते, राइट। उनका मनी जो है कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप लोगों ने देखा होगा कि कोरोना में जो है कितने रिच लोग थे लेकिन उनको अपनी लाइफ गंवानी पड़ी, ठीक है ना। तो इससे ये क्लियर होता है कि मनी इज नॉट एवरीथिंग। मनी से आप केवल सब कुछ परचेस नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो बियॉन्ड मनी है। नाउ आपके स्टूडेंट्स ये एक एनसीईआरटी पे जो है एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है उसमें कि क्या आपकी जो लोकेलिटी है या फिर आप जहाँ पास रह रहे हो वहाँ की कोई भी स्टूडेंट्स पढ़ाई में इंटरेस्टेड है ही नहीं, कोई बच्चे, ठीक है। तो क्या आप कैसे पढ़ाई कर सकते थे, बताइए, क्या पॉसिबल है कि आपकी पढ़ाई हो सकती थी? ऑब्वियसली आंसर क्या है इसका, नो है। और एक और सिचुएशन दी है कि सपोज करिए आपके पेरेंट्स जो है इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आपको कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो आप कैसे पढ़ पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट तो तभी होंगी ना क्योंकि जब कम्युनिटी रेडी होगी पढ़ने के लिए, क्योंकि कोई तो रेडी नहीं है तो फिर कैसे होगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप पढ़ना चाहते हो, बिकॉज उसके लिए क्या होना चाहिए, सारे कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को रेडी होना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट बिकॉज फॉर द वन स्टूडेंट, फॉर द होल कम्युनिटी, फॉर द होल चिल्ड्रन, ठीक है ना, उस आपकी लोकेलिटी के लिए। नाउ अब जैसे ही पूरी कम्युनिटी के लोग रेडी होंगे तो वहां के लोगों का ओपिनियन जो है वो भी चेंज हो जाएगा। उन लोग क्या सोचेंगे, गवर्नमेंट को ओपन करना चाहिए स्कूल्स में जिसमें वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करें बच्चों को पढ़ने के लिए, है ना। तो नाउ हमने देखा कि बहुत सारे एरियाज में जो चिल्ड्रंस हैं, स्पेशली गर्ल्स जो हैं, वो सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन को जो है स्कूलिंग को कंप्लीट नहीं कर पा रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कि गवर्नमेंट या फिर जो सोसाइटी है उनको एडिक्वेट फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड नहीं कर रही है। फिर आगे दिया है कि लाइक केरला की बात करें हम तो वहाँ का लो मोर्टेलिटी डेटा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पास एक बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है रिगार्डिंग द हेल्थ के, रिगार्डिंग एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है ना, लोगों को अवेयर जो कि करके रखता है। और सिमिलरली उसके साथ हम देखें तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पास जो बेसिक बोलना चाहिए कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप फैसिलिटीज़ जो होती हैं जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PDS बोलते हैं, वो बहुत ही अच्छी तरीके से फंक्शन करता है। और इस वजह से जो हेल्थ है, जो भी न्यूट्रिशन स्टेटस है उन लोगों का उस जगह पे जो होता है वो काफ़ी अच्छा रहता है ना, कंपेरेटिवली to the other states, you can see the other areas people, ठीक है।
नाउ स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी पे जो है एक एक्टिविटी दी गई है और आई थिंक वो एक्टिविटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है आपके लिए और इससे क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे आते हैं। तो उस एक्टिविटी में बताया गया है कि कोई भी इंसान जो है अंडर नरिश्ड है या फिर नहीं है, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसको एक्चुअली न्यूट्रिशन, उसके लिए जो है जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बोला। एक्चुअली उसको मेथड को बोलते हैं BMI, उसको बोलते हैं, दैट इज दी बॉडी मास इंडेक्स। उसको इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है इफ़ यू नो द हाइट एंड द वेट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है ना। आपको क्या करना है, फॉर्मूला सिंपली होता है कि आपको हाइट लेना है, मीटर्स भी लेना है, उसको डिवाइड करना है वेट से, वेट के स्क्वायर से, एंड दैट शुड बी केजीज में होना चाहिए, मतलब वेट जो है। ठीक है। अब उससे हमारे पास जो भी डेटा आएगा, अगर सपोज करो वो 18.5 से कम आ रहा है, इसका मतलब कोई एक जो पर्टिकुलर पर्सन की आप बात कर रहे हो वो क्या है, अंडर नरिश्ड है। अगर जो है उसका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो 25 से ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो पर्सन जो है वो ओवरवेटेड है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने क्लास में सबको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है आपके एक्टिविटी में, और आई थिंक ये वर्क करता है, आप अपना भी चेक कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि वेदर अ पर्सन इज अंडर नरिश्ड और ओवरवेटेड और व्हाट इज इट। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जैसे कि हम ये सब जो है अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि इनकम जो है इट इज़ नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऑफ कोर्स इट इज़, बट इट इज़ नॉट द इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके। इसका मतलब कि है कुछ अदर इनएडिक्वेट मेजर्स भी होते, इट वुड बी एन इनएडिक्वेट मेजर, लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस में डेवलपमेंट को मेजर किया जाता है। ठीक है ना। लाइक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, और ये इंडिकेटर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट। लाइक जब हम केरला महाराष्ट्र का जो कंपैरिजन कर रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पास जो मोर्टेलिटी रेट की बात हो रही थी, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज की बात हो रही थी, तो इसका कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट अगर हम पास डिकेड्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो हम वहाँ देखेंगे कि हेल्थ और एजुकेशन इंडिकेटर्स जो हैं दे हैव बीन वाइडली यूज्ड अलोंग विद द इनकम। ठीक है ना। तो इनकम ही केवल यूज नहीं होता, दीज आर द अदर फैक्टर्स दैट इज बीइंग यूज्ड एज वेल। सो अब अगर हम फॉर इंस्टेंस एचडीआई के बारे में बात करें, व्हाट इज, ये है क्या, पहली बात तो ह्यूमन डेवलपमेंट। नाउ सी, ये है क्या, पहली बात तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स जो होती हैं वो यूएनडीपी जो है उसको पब्लिश करता है। व्हाट इज यूएनडीपी? यूएनडीपी का फुल फॉर्म जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जो कि इसको जो है पब्लिश करता है। प्लस इसका मेन काम क्या होता है कि वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज जो हैं उनको क्या करना, कंपेयर करना, किस बेसिस में, एजुकेशनल लेवल ऑफ द पीपल के बेसिस में, उनकी हेल्थ स्टेटस के बेसिस में, उनका पर कैपिटा इनकम के बेसिस में। ठीक है ना। तो ये तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं कि कौन सा कंट्री जो है ज़्यादा डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड है, और क्या है। अगर हम एक लुक देखते हैं टूवर्ड्स, ये एक्चुअली मैं शो कर रही हूँ आपको, एक्चुअली 2015 का डेटा है जिसमें कंट्री अपनी इंडिया का जो है डिफरेंट कंट्रीज के साथ जैसे कंपैरिजन में यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर्स लाइक लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, ठीक है, और उसके साथ जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो ये भी हो गया, इनकम हो गया, मतलब कि, और फिर फाइनली क्या है जो HDI रिपोर्ट बनती है कि इंडिया की रैंकिंग कितनी है और ऑल ओवर द कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड रिपोर्ट जो है वो क्या कहती हैं। चलिए हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं HDI के बारे में। देखो HDI मतलब कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसमें लगभग नहीं, एक पूरा डेटा ये है कि 188 कंट्रीज को कंपेयर किया जाता है। ठीक है ना। इसके जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं, सपोज ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आता भी आपको एग्जामिनेशन में। ठीक है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को दिखाता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब क्या होता है कि बर्थ को डोनेट करता है। ठीक है ना। उसके साथ साथ कुछ एवरेज एक्सपेक्टेड जो है लाइफ इंसान कितना जीता है वहाँ पर शो करता है। अब जो कैपिटल इनकम है जो कोई कैलकुलेटेड, बट वो डॉलर्स में होते हैं, एक्चुअली कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है ना, ताकि सारी कंट्रीज को जो हम कंपेयर कर सकें। और उसके बाद जो है कुछ अदर सर्विसेज को भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। ठीक है ना, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के बारे में जो हम डील करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट HDI। नाउ अगर हम एनालाइज करते हैं इस पूरे डेटा को जो मैंने अभी बताया इस टेबल में से, तो ये बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि जो स्मॉल कंट्रीज हैं, हमारे जो नेबर लाइक श्रीलंका है, वो इंडिया से मच अहेड है। ठीक है ना, हर एक रेस्पेक्ट की बात करें, है ना, लाइक इनकम की बात करते हैं, ये हर चीज़ में जो है अपन से अहेड हैं। और जहाँ तक हम अपनी कंट्री की बात करें, हम हमारा कंट्री का जो है विद रिस्पेक्ट टू एरिया बात करें या फिर पॉपुलेशन बात करते हैं, तो हमारा इतना लो क्यों आ रहा है। ठीक है ना। और इस डेटा से हमें एक चीज़ और क्लियर हो रही है कि अगर हम नेपाल को देखें तो नेपाल की जो पर कैपिटा इनकम है इट इज़ हाफ ऑफ द पर कैपिटा इनकम इन इंडिया, लेकिन फिर भी इट इज़ नॉट बिहाइंड इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द लिटरेसी रेट टू दैट पर्टिकुलरली कंपैरेटिवली टू इंडिया एज वेल। तो
नाउ इसके साथ साथ जो है बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स भी सजेस्ट करता है HDI, और उन्होंने सजेस्ट भी किए काफ़ी सारे, ठीक है ना। और इन कंपोनेंट्स में से दे हैव एडेड द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज वेल। लेकिन इसका जो मेन वो है क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो दैट इज द प्री फिक्सिंग द ह्यूमन टू द डेवलपमेंट। इट हैज़ अ वेरी क्लियर दैट इज वॉट इम्पॉर्टेंट टू द डेवलपमेंट एंड दैट इज वॉट इज हैपनिंग टू द सिटीजन्स इन अ कंट्री। तो इसलिए हम बोल सकते हैं इट इज द पीपल, देयर हेल्थ, देयर वेलबींग, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना। कि ऑल दैट इज कंपेयर्ड इज द लोग, मतलब कि जो लोग हैं उन्हीं का सब कुछ देखा जाता है ना, कि उनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा है, उनका इनकम कितना है, उनका एजुकेशन फैसिलिटीज कैसा है। सो इट इज ऑल अबाउट दीज फैक्टर विच आर कंपेयर्ड एंड नॉट एनी अदर थिंग, ठीक है ना। तो अब ये तो सारे फैक्टर्स उन्होंने सजेस्ट किए। अब आपसे इसमें पूछा गया है कि आपको कुछ और लगता है क्या कि कुछ और मेजर्स को उसमें इंक्लूड करना चाहिए, तो आप सोचिए उसके बारे में, है ना। क्योंकि इट इज नॉट जस्ट कि आपने देख लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, आपको थोड़ा सा थिंकिंग एनालिसिस करना भी सीखना चाहिए, है ना। ये आपका माइंड को बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रिगार्डिंग द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट, कि किस तरीके से व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इस सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। अब चैप्टर का स्टार्टिंग, इसका जो टॉपिक का स्टार्टिंग होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि सपोज करिए फॉर द प्रेजेंट डे दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज क्वाइट डेवलप, जो ऐसी कंट्री जो कि कोई डेवलप टाइप ऑफ कंट्री है, तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो डेवलपमेंट का लेवल है ना, तो वो हमेशा ना बढ़ता रहे, या फिर बढ़े नहीं तो कम से कम मेंटेन रहे हमेशा के लिए, ताकि मेंटेन फॉर द इवन फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल, ठीक है ना। सो दिस इज ऑब्वियसली डिजायरेबल, हर एक इंसान जो है वो यही चाहेगा। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती। जब सेकेंड हाफ 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने वार्न किया कि जो प्रेजेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट है हमारी कंट्री पे, ठीक है ना, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करें हम, और जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है ये सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है ना। तो सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना इज अ बेसिक कंसर्न ऑफ आवर्स, राइट। बहुत ही अच्छा सेइंग है, लाइक वी हैव नॉट इनहेरिटेड द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन, ठीक है ना। तो हमने अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनसे हमने क्या किया, उसको उधार लिया है, ना कि अपने जो फोर फादर्स थे उनसे हमने इनहेरिट किया है, ठीक है ना। तो इस फैक्ट को माइंड पे रखते हुए अपन को जो भी रिसोर्सेज का यूज करते हैं प्लीज उसको माइंड पे रखिए पहले, देन यू जस्ट यूज दैट मटेरियल। नाउ स्टूडेंट्स, अब आपको इस प्रॉपर कंसेप्ट को समझने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आपको एक एक्टिविटी को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। पहला एग्जांपल, एक्चुअली 2 एग्जांपल सजेस्ट किए हैं, तो पहले हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसमें ये बताया गया है कि जो रिसेंट एविडेंस शो करते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है ऑब्वियसली सीरियस थ्रेट है जो है ओवर यूज, क्योंकि बहुत सारे लोग कंट्री में बहुत ज़्यादा ओवर यूज कर रहे हैं उस चीज़ को। अगर हम पास्ट 20 ईयर्स की बात करते हैं तो लेवल जो है डिक्लाइन ऑफ वाटर जो है 4 मीटर से भी ज़्यादा हो गया है, एंड दैट्स वाई ये बोला गया है कि ये कंट्री के लिए जो है बहुत बड़ा थ्रेट है। अगर हम अनदर 25 ईयर्स की बात करते हैं तो 60% ऑफ द कंट्री वुड हैव बीन डूइंग द सो, अगर द कंडीशन जो है वो सेम रही कि लोग मिसयूज कर रहे हैं वाटर को, तो ये सिचुएशन जो है इस तरीके से रही आएगी। और ये जो अंडरग्राउंड ओवर यूज़ का जो प्रॉब्लम देखा गया, अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो जो एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन है, लाइक पंजाब हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, और हार्ड रॉक प्लेट्यूज एरियाज हो गए, लाइक सेंट्रल इंडिया की बात करें, साउथ इंडिया की बात करते हैं, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जो रैपिडली ग्रोइंग अर्बन सेटलमेंट्स के फॉर्म पे जो कन्वर्ट हो रहे हैं, बट इट इज़ ऑल्सो क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स बेसिकली लाइक रिगार्डिंग टू द वाटर। तो फाइनली इस एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ग्राउंड वाटर जो है इज बेसिकली एग्जांपल ऑफ द रिन्यूएबल सोर्सेज, इट इज रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है ना। और ये जो रिसोर्सेज होते हैं दे आर बेसिकली रिप्लेनिश्ड बाय द नेचर एज इन द कोर्स ऑफ, लाइक इन द केस ऑफ द क्रॉप प्लांटेशंस, इन सब बेसिस में जो है ये का भी क्या होता है, रिन्यूएबल होता है। लेकिन अगर हम इवन बात करें रिसोर्सेज के, दे मे बी ओवर यूज। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर यू यूज मेनी ऑफ देम, सो वी बेसिकली यूज मोर देन व्हाट इज बीइंग रिप्लेनिश्ड द रेन, मतलब जितना वापस से रिप्लेनिश नहीं किया जा रहा उससे ज्यादा तो हम यूज कर रहे हैं, तो ओवर यूजिंग तो हुआ ना इस रिसोर्सेज का। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं, अब इनका एक्चुअली तुमको डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज रिन्यूएबल, व्हाट इज नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जो कि एक बार हमने यूज कर लिया वो एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, ठीक है ना, अब वो वापस आने में उनको कई साल लग जाते हैं, बहुत ज्यादा साल लग जाते हैं। सो वी हैव अ फिक्स स्टॉक ऑफ द लाइक द अर्थ which cannot be replenished. So we do discover the new resources, what we did, and we know the earlier the new resources in this time of the stock. So however the over time this will get the exhausted. तो ये सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा इस साइकिल। नाउ स्टूडेंट्स, इसके लिए भी हम बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं नॉन रिन्यूएबल के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रूड ऑयल है, ठीक है ना, जैसे कि हमको ये अर्थ से मिलता है, वो नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। हाउएवर वी मे फाइंड अ सोर्स ऑफ द ऑयल दैट वी डिड नॉट नो ऑफ द अर्लियर लाइक द एक्सप्लेनेशंस एंड दैट अंडरटेकन ऑल द टाइम। तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमको ऑयल मिलता है ना, ये क्रूड ऑयल जो सब कुछ, ये सारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। इसको एक्टिविटी के फॉर्म पे एक्चुअली बताया गया आपके एनसीईआरटी में, एग्जॉस्शन ऑफ द नेचर रिसोर्सेज हम किस तरीके से कर रहे हैं। उसमें एक्चुअली रीजन का
पर्टिकुलरली दिया गया है, लाइक मिडिल ईस्ट की बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात कर रहे हैं, और ओवरऑल कंपैरिजन बताएगा कि कितना रिजर्व कहाँ पास है, और रिन्यूएबल जो है कितना लास्ट ईयर्स की बात करें कितना रिजर्व्स हैं लास्ट ईयर में, ठीक है, इसके बारे में कंपैरेटिवली बताया गया है। अब तो इस पर्टिकुलर टेबल से हमको क्या पता चल रहा है, एक एस्टिमेट मिल रहा है हमको कि किस तरीके से रिजर्व्स हैं किसके, और जो क्रूड ऑयल है उन सब चीज़ों का, मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमको बताता है कि अगर हम प्रेजेंट रेट से, जिस रेट से हम यूज़ करते जा रहे हैं इन रिसोर्सेज को, तो अगर हम इसी रेट को कंटिन्यू करेंगे तो कितने दिनों तक और जो है ये कंटिन्यू रहेगा, कितने दिनों तक ये चल सकता है। सो द रिजर्व्स वुड ओनली लास्ट 53 ईयर्स मोर। तो सोचिए कि कितना कंसर्न वाली बात है ये सारी चीज़ें, एंड दिस इज ऑल अबाउट फॉर द होल वर्ल्ड, इट इज नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द होल कंट्री, इट इज बिकॉज इट इज ऑल अबाउट फॉर द होल वर्ल्ड, राइट। सो हाउएवर द डिफरेंट कंट्रीज से द डिफरेंट सिचुएशन, लाइक द कंट्री हमारी इंडिया की बात करें, वो डिपेंड करता है कि ऑयल को हमको ऑब्वियसली दूसरे कंट्री से जो है अपन को इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि दे डू नॉट हैव द इनफ स्टॉक्स ऑफ देयर ओन, हमारी कंट्री में क्योंकि ऑब्वियसली नहीं है अपना खुद का इतना रिसोर्स। सो इफ द प्राइसेस ऑफ द ऑयल इंक्रीजेज दे बिकम्स अ बर्डन ऑफ द एवरीवन। ऑब्वियसली हमारे यहाँ आज हम देख रहे हैं कि कितना पेट्रोल डीजल का कितना भाव रहता है, तो उसकी वजह से हमारी कंट्री लोगों को कितना फेस करना पड़ता है, कितना लोगों को सफर करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली अगर जो प्राइस है ऑयल के जाते हैं तो बढ़ते हैं, तो हर एक इंसान के ऊपर एक बर्डन बढ़ जाता है। सो देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए जिनका खुद का ही मतलब है रिसोर्सेज, बट उनका लो रिजर्व्स हैं, हेंस दे वांट टू सिक्योर द ऑयल थ्रू द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर्स। सो बेसिकली वी कैन से कि ये सारी चीजें हैं। तो अब जो क्वेश्चन है आपका सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट का, दैट रेजेस मेनी फंडामेंटली न्यू इश्यूज अमंग लाइक अबाउट द नेचर एंड द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज वेल। तो हमको डेवलप तो करना है, लेकिन डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी के साथ में होना चाहिए ना। फाइनली हम क्या बोलेंगे कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ऑब्वियसली वो किसी भी नेशन को रिस्पेक्ट नहीं करता, या फिर किसी एक स्टेट को रिस्पेक्ट नहीं करता है ना। कि सपोज करो कि चाहे कभी कोरोना वायरस आया जब से, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा कंट्री अमीर है कौन सा गरीब है, हर एक कंट्री में बराबर से फैला वो है ना। तो उसी तरीके से ये महामारी है, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है। और उसी तरीके से बाकी हम फैक्टर्स की बात करें, लाइक ड्रॉट अगर होना है, लाइक अगर कहीं फ्लड आना है, तो इट डजंट सी कि क्योंकि आप बड़े कंट्री हो, आपका बिग कंट्री है, आपका नेशनल इनकम अच्छा है, आपका सब बढ़िया, तो आपके यहाँ पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट इज नॉट लाइक दैट। तो आपको हर चीज को एकदम साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, आपको मिलकर के काम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि अगर कोई नेशन है लाइक यूएसए है, अगर वो अपना काम कंडक्ट करा रही है, मतलब कि मिसाइल्स का टेस्ट करा रही है, इस वजह से एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है, तो इसका तो मतलब खामियाजा जो है, इसका जो प्रॉब्लम्स जो है पूरी कंट्री को फेस करना पड़ता है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड को फेस करना पड़ता है ये सारी प्रॉब्लम्स को, इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं इसके। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर हमको डेवलप करना है सस्टेनेबिलिटी के साथ में, तो हमको साथ में चल करके डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। केवल एक इंसान मिलकर के कुछ नहीं हो सकता है, सारे पूरे वर्ल्ड को मिलकर के काम करना पड़ेगा। और सिंपली हम बोलें कि अब ये जो है साइंटिस्ट ने भी बहुत ज्यादा इस चीज पर जोर दिया है, तो हमको भी अगर हम कोई भी चीज यूज करते हैं, लाइक वाटर यूज करते हैं, हम कुछ भी यूज करते हैं, देन मैं जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप कुछ भी यूज करने से पहले प्लीज उसको कंसिडर करिए कि वेदर इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू यूज राइट नाउ और नॉट। अगर नहीं है तो प्लीज उसको यूज मत करिए, क्योंकि आप प्लीज उनको बारे में भी सोचिए जिनको भी कुछ नहीं मिल रहा है, इनके पास पानी नहीं है पीने के लिए, काफी लोगों के पास ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना, एक प्रॉपर वाटर की सप्लाई नहीं हो पा रही है, ठीक है ना। तो फाइनली इस चैप्टर का एंड यहाँ होता है कि, और आई थिंक कि आपको ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और प्लीज एनसीईआरटी की रीडिंग जरूर करें, एक बार रीडिंग करेंगे तो आपको सारी चीज जो है होपफुली क्लियर हो जाएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चैप्टर।